हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित का सुमेल करें किताबें और लेखक। मेघदूत के लेखक जो हैं वो हैं कालिदास। ए का 4 हो जाएगा। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। बी का फर्स्ट हो जाएगा। आर्यभट्टियम के लेखक जो हैं वो आर्यभट्ट हैं। सी का सेकंड हो जाएगा। एंड सुश्रुत संगीता के लेखक जो हैं वो सुश्रुत हैं। तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आरंभिक मानव के पुरापाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करना है। तो कुरनूल की गुफाएं जो हैं वो है वहाँ है भस्म अवशेष। ओके, ए का सेकंड हो जाएगा। भीमबेटका का जो है वो है गुफाएं और कंदराएं। बी का थर्ड हो जाएगा। और हुरुंगी जो है वो है आवास और उद्योग स्थल। सी का 4 एंड पाटने महाराष्ट्र में जो पड़ता है वो हो जाएगा फर्स्ट। शुतुरमुर्ग के अंडे। कुरनूल की गुफाएं जो है वहाँ भस्म अवशेष। भीमबेटका गुफाएं और कंदराएं। हुंसकी का हो जाएगा आवास और उद्योग स्थल। एंड पटना का जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे। ओके, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 एंड डी का फर्स्ट। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं? उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? ए है ज्येष्ठ अधिकार का नियम, जहां ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता है। बी है सहदायत का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। एंड सी है प्रतिस्पर्धा, जहां जो पुत्र विजेता बनकर उभरता वह गद्दी का उत्तराधिकारी होता था। एंड डी है पक्षपात, जहां पसंदीदा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी हो जाता था। तो उत्तराधिकार की मुगल परंपरा जो आधारित थी वो आधारित थी सहदायत का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन जो है वो समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। उसे वहाँ जो है वहाँ की मुगल परंपराएं उसी पर आधारित थी। वहाँ पुत्रों का विभाजन किया जाता था, उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? शाहजहानाबाद में की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? तो ए है सबके लिए आवागमन और जल उपलब्ध कराना। बी है राजमहल को ही नदी पर पहुँच का नियंत्रण देना। एंड सी है अभिजातों को नदी किनारे पहुँच देना। एंड डी है किलाबंदी और महल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करना। तो शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? तो यमुना की जो भूमिका थी वो थी राजमहल को ही नदी पर पहुँच का नियंत्रण देना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। आदिवासी समुदाय एंड स्थान। आदिवासी समुदाय वन गुज्जर जो है वो उत्तराखंड में है। ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और लंबाड़ी जो है वो कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश में है। बी का थर्ड। और बकरवाल जो है वो कहाँ है? वो कश्मीर में है। सी का सेकंड। एंड गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। डी का फर्स्ट। वन गुज्जर उत्तराखंड में। ए का फर्स्ट 4। लंबड़बाड़ी जो है वो है आंध्र प्रदेश में। और बकरवाल जो है वो है कश्मीर में। एंड गद्दी हिमाचल प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। कौन थे? ए है कोई भी किसी भी जाति का लिंग का अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था, तो ये करेक्ट है। एंड बी है केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, तो ये गलत है। एंड सी है देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था। एंड डी है विशिष्ट बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था, तो ये गलत है। तो भक्ति के विशेष रूपक जो थे वो है कोई भी किसी भी जाति का लिंग का अमीर गरीब व्यक्ति का अनुसरण कर सकता था, और क्योंकि जो देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था। तो ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाएं। फर्स्ट है इसमें वास्प इंजन का आविष्कार। बी है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना। सी है भारतीय कपड़ों का पतन। एंड डी है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। तो घटनाओं का कालानुक्रम जो है वो है इसमें पहले हो जाएगा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, फिर है वास्प इंजन का आविष्कार, फिर है भारतीय कपड़ों का पतन, फिर है भारत में पहली सूती मिल की स्थापना। ओके, तो डी के बाद ए, फिर सी, फिर बी। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतिहर जो किसान बनाना चाहते थे। अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतिहर किसान बनाना चाहते थे, तो ये करेक्ट है। कारण
कार्य एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतू लोगों की तुलना में सरल था। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर जो है एक ही उचित व्याख्या है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, तो वो 1929 ईस्वी में पारित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्य शोधक समाज द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सत्य शोधक समाज वो ज्योतिराव फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन क्या बना। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो था वो था, ए है इसमें जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता उन्मूलन, गलत है। बी क्या है, सभी के लिए बिना जाति भेदभाव मंदिरों को प्रवेश हेतु खोलने, ये भी गलत है। सी क्या है, जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने, तो ये भी गलत है। औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन जो बना वो बना समाज में व्याप्त जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है वो साधन बना। ओके, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह नारा किसने दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया। ओके, आगे देखते हैं, भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ। सही विकल्प चुनिए। इल्बर्ट बिल जो था वो ए, यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था। बी है, सरकार विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए बना था। सी है, यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। एंड डी है, भारतीयों ने इल्बर्ट बिल का विरोध नहीं किया। तो भारतीय द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ, क्योंकि यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति की को दर्शा रहा था। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के विचार पर बनाई गई थी। तो किसके विचार पर बनाई गई थी। ए है, अमेरिका और सोवियत गठबंधनों से अलग थलग रहना जिससे प्रतिरोधों से बचा जा सके और राष्ट्रीय हितों के बचाव के लिए। और बी है, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ तटस्थ रहने का जिसमें दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को जारी रखा जा सके। सी है, और अमेरिका और सोवियत संघ से प्रतिस्पर्धा के लिए नए स्वतंत्र देश को मिलाकर शक्ति केंद्र का तीसरा मोर्चा बनाने के लिए। एंड डी है, मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। तो गुट निरपेक्षता एक विदेश नीति के विचार पर जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी मानवीय अस्तित्व के लिए, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए बनाई गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो गुजरती है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ए है, पृथ्वी 365 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। बी है, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। एंड सी है, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है। तो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का ये चक्कर लगाती है। ए इसमें करेक्ट है। और हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ओके, तो ए और बी इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर पृथ्वी को बराबर देशांतरी विश्व के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर को घेरेगा। प्रत्येक क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री तक के देशांतर को क्या करेगा, घेरेगा। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें क्षेत्रों को भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जो है क्षेत्रों को क्रमबद्ध करना है। तो पहले है इसमें भारतीय महामरुस्थल। ओके, भारतीय महामरुस्थल, फिर है इसमें अरावली श्रृंखला, फिर है बिंद श्रृंखला, उसके बाद हो जाएगा पूर्वी घाट, फिर है दक्कन पठार। ओके, तो पहले होगा सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी, फिर ई। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें। तो ए है दूरी, बी है दिशा, सी है प्रतीक एंड डी है पैमाना। तो मानचित्र के घटक है दूरी, दिशा, प्रतीक। पैमाना जो है वो मानचित्र का घटक नहीं है। ओके, राइट, गलत ये हो जाएगा। विषम पूछा है तो विषम पैमाना नहीं है, बाकी दूरी, दिशा, प्रतीक जो है वो मानचित्र के घटक हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मृदा गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई न हो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो वो है काली मिट्टी या मृदा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो ए है इसमें घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, तो ये करेक्ट है। बी है वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है, ये भी करेक्ट है। सी है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, तो ये भी करेक्ट है। ए, बी और सी इसमें तीनों करेक्ट है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, सही कथन का चयन करें। ए है ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, और बी है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे जो हैं इसका उत्पादन करते हैं। एंड सी है कि ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। एंड डी है वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। तो जो सही है कथन है वो है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे जो हैं इसका उत्पादन करते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है दो वायु दाब क्षेत्र में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो ये क्या है, हवा की तीव्रता जो है उतनी ही अधिक होगी। तो और बी है इसमें कि वायु दाब क्षेत्र दाब से जब वायु दाब क्षेत्र से जब निम्न क्षेत्र की ओर जाती है तो हवा जो है उत्पन्न हो जाती है। तो ए और बी क्या है, दोनों सही है, और बी जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की टिकट जैसे बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। नीचे लिखे गए कथनों पर इस कथन के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो ए है कि इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है, ये करेक्ट है। और बी है इन टिकटों का प्रयोग करके वह मानव आवास के प्रकारों पर भी चर्चा कर सकती है, तो ये गलत है। तो ए सही है और बी गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नए चारागाहों की खोज में लोगों की मौसमी आवागमन को कहते हैं। तो ए है प्रवास, बी है अप्रवास, सी है उत्प्रवास एंड डी है ऋतु प्रवास। तो नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को जो कहते हैं वो ऋतु प्रवास कहते हैं। आगे देखेंगे, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिवर्ष कारक कौन से हैं। तो ए है इसमें प्राकृतिक आपदा और है पानी की कमी। ओके, जीवन यापन का बेहतर स्तर नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिवर्ष कारक जो है प्राकृतिक आपदा और पानी की कमी है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, करेक्ट है। और बी है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। तो ए और बी इसमें दोनों सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है। ए है कर्नाटक, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल एंड डी है तमिलनाडु। तो ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो वह राज्य जो है वो केरल है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें। विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें। फर्स्ट, विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है, करेक्ट है। सेकंड है, भारत की विविधता में एकता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है, भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो है चारों करेक्ट है, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो ए है उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। बी है लोकसभा से में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। सी है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। एंड डी है अपनी पसंद के नेताओं को मंत्रिपरिषद में मनोनीत कर सकते हैं। तो यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो वो होगा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है। तो फर्स्ट है, इसमें इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जाता है। ओके, बी है इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज में भारतीयों के लिए बेहतर समानता और न्याय सुनिश्चित किया है। सी है इस अधिनियम ने औपनिवेशिक अदालतों में भारतीय कानून विशेषज्ञों
के सम्मान को सुनिश्चित किया है। एंड डी है, इस अधिनियम ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध के अधिकार को सुनिश्चित किया है। तो 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में जो सही है वो है, इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, अगर वो जो है आलोचना करता है। तो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह को पहचानिए। तो वो है मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई और ईंट बनाना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है? तो वो है कार, इंजन और पहिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जो है जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। यह किसने कहा है? तो यह B.R. अम्बेडकर ने कहा है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण जो है सर्वाधिक उत्तम है? तो ए है इसमें केक बनाने वाला पुरुष और सेफ, एंड बी है पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक, सी है पुरुष भरतनाट्यम नृत्यक, एंड डी है पुरुष पार्श्व गायक। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पुरुष भरतनाट्यम नृत्यक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के कानून तोड़ने या भंग करना, अतिमढ़ करना, यह कृत्य किसका है? तो यह है उल्लंघन का है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उदाहरण जो है उपयुक्त है? तो फर्स्ट है मुतलेहा 19 वर्ष विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही है, एंड बी एना 31 वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है, एंड थर्ड है जसप्रीत 17 वर्ष विद्यालय परिषद के चुनाव में मतदान कर सकती है। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सी संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं जो हैं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिलाओं में के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत जो है वो आता है? तो वो है एकता का प्रदर्शन करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? तो ए है विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना, और बी है विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रबलित करना, ये गलत है। सी क्या है? बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना, एंड डी है बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो है वो है कि विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना, एंड बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना, एंड बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। तो ए, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है फ्रेंड कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है, किस पे लक्षित है? ए है शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड है समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को सबको प्रदान करने पर, तो ये गलत है। समस्याओं की स्वतंत्र, ये गलत है। और सी है शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने के सहयोग देने पर, एंड सेकंड है समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन दिया है, फिर छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पे। तो ये करेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, और सी क्या है? दोनों करेक्ट है इसमें। सी है कि विद्यार्थियों को अपने नागरिक कर्तव्यों को निर्वाह करने में प्रशिक्षित करने पे, और डी है कि स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण पे। तो सामाजिक विज्ञान का लक्षण जो लक्षित है वो है कि शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर, और समस्याओं के स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को कि शिक्षार्थियों को प्रदान करने पे कि कोई भी समस्या अगर उनके सामने आ रही है तो वो खुलेआम से उसे छानबीन करके उस कौशल को अपने अंदर वो विकसित करें। दोनों इसमें राइट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता क्या है? तो ए है असाधारण शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान, बी है सभी बच्चों का नामांकन होता है, सी है ऐसी गतिविधि जो ज़्यादातर औसत बच्चों की आवश्यकता पूर्ति करे, एंड डी है महंगी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग।
तो समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता जो है वो सभी बच्चों का नामांकन होता है। इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो है एक प्रगतिशील अध्यापक अध्यापिका हमें अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है, वह है संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनाना। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए तथा बी को पढ़िए व सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर कथात्मक वृत्तांत व्यक्तिगत अध्ययन या बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है, तो ये करेक्ट है। एंड बी है बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी इसमें दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए इसे 3 चरणों में सावधानीपूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता क्या है, तो वो है योजना, निष्पादन और अनुवर्ती कार्यवाही। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय किस संप्रत्यय का सबसे पहले विचार करेंगे, तो वो है विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना का। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कक्षा गतिविधि में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अच्छी वांछित तरीका कौन सा है, तो वो है इसमें छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न और अभ्यास हल करने के लिए कहना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन उदाहरण है किसका उदाहरण है। ए है सरल सहज कौशल का, बी है जटिल कौशल का, सी है बुनियादी कौशल का, एंड डी अध्ययन करने के कौशल का। तो आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन जो उदाहरण है वो है जटिल कौशल का उदाहरण है। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें जो है कि नमक आंदोलन के उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के संकेत के रूप में क्यों माना जाता है। बी सेकेंड है नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावशाली प्रतीक था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, उसके उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। ओके, राइट आंसर जो होगा वो केवल सेकंड। आगे देखेंगे विषय वस्तु की दृष्टि से उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं अवसर जो हैं प्रदान करती हैं। फर्स्ट है इसमें विश्लेषणात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल के विकास का, और सेकंड है रटकर स्मरण और याद करने का, तो ये गलत है। थर्ड है राजनीतिक वास्तविकताओं से परिचय कराने का, एंड फोर्थ है सौंदर्य बोध की संवेद शक्तियों में वृद्धि का, एंड फिफ्थ है पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के विकास का। तो करेक्ट है। तो विश्लेषणात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल के विकास का, राजनीतिक वास्तविकताओं से परिचय कराने का, एंड सौंदर्य की संवेद शक्तियों में वृद्धि का, एंड पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के विकास का। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांत धारणा है। वो है सामाजिक विज्ञान रटंत के द्वारा सीखने के लिए समान ज्ञान के तथ्यों से भरा एक बक्सा है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं यदि कोई विवादित चर्चा कक्षा में सतत चलती रहे तो अध्यापक को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो उसे अध्यापक को ऐसी चर्चा करने के लिए सम्मानपूर्वक नियम निर्धारित करने चाहिए, और अध्यापक को चाहिए कि देखे कोई छात्र चर्चा में भाग लेने से वंचित न रह जाए। दूसरा तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न कथनों पर ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए कहता है शोध प्रश्न के आधार पर एक द्वितीयक शोध प्राथमिक शोध बन सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। और कथन बी है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर शोध करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित वृत्त चित्र द्वितीयक शोध होगा, परंतु ऐतिहासिक वृत्त चित्रों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक पर शोध में यह प्राथमिक शोध होगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो शोध करते हुए अगर एक राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित वृत्त चित्र द्वितीयक शोध होगा, परंतु अगर ऐतिहासिक वृत्त चित्रों में निर्माण में प्रयुक्त तकनीक पर शोध जो है वो प्राथमिक शोध होगा। तो दोनों करेक्ट है, और बी जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दिल्ली में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों के जीवन को जानने के लिए निर्देश देना चाहती है, उन्हें निम्न में से कौन सा कार्य अपने विद्यार्थियों को देना चाहिए। तो फर्स्ट है द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित परियोजना कार्य, सेकंड है क्षेत्र भ्रमण करना, थर्ड है सहारा मरुस्थल पर एक चलचित्र दिखाना, एंड फोर्थ है इसमें थर्ड है। तो इसमें जो राइट होगा कि
दिल्ली में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों को के जीवन को जानने के लिए निर्देश देना चाहती है, तो वह उसे द्वितीयक आंकड़े पर आधारित परियोजना कार्य करेगी और सहारा मरुस्थल पर एक चलचित्र डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी, जो कि पहला और तीसरा इसमें करेक्ट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें सी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक आकलन में समानता सम्मिलित नहीं है, तो वो है इसमें रूब्रिक आकलन में जो समानता सम्मिलित नहीं है वो है प्रदर्शन वर्णक संकेतक। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो से, तो यह मानक संदर्भित परीक्षणों का एक उच्च प्रकार है, तो ये गलत है। इसमें विद्यार्थी द्वारा पाठचर्या के क्षेत्र में दिए गए कार्यों में स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है इसमें पाठचर्या क्षेत्र में एक छात्र द्वारा किए गए काम के प्रति दर्श नमूनों का विषय शिक्षक द्वारा चयन होता है, तो ये गलत है। फोर्थ इसमें पाठचर्या क्षेत्र में प्राप्त प्रगति को दर्शाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा स्वयं चयनित नमूने समाहित होते हैं, ये भी करेक्ट है। एंड फिफ्थ यह विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रमाणीकरण के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये भी करेक्ट है। दूसरा, चौथा, पांचवा राइट है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे कौन सी आकलन की रूपरेखा शिक्षार्थियों को उपलब्धियों की अनुभूति प्रदान करती है एवं उनकी सहायता करती है यह जानने में कि वे कहाँ हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं तथा नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति साझा करने की ज़रूरत है। ए है इसमें अधिगम का आकलन एंड सी है अधिगम की तरह आकलन, तो ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध मत और जैन मत की समानताओं और असमानताओं की जांच करें और यह प्रश्न किस संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है, तो विश्लेषण का आकलन करता है। ओके, बुद्ध मत और जैन मत की समानता और असमानता की जांच जो है वो संज्ञानात्मक आयाम का जो आकलन करता है वो विश्लेषण का करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्रों को बंगाल या दुर्भिक्ष अकाल पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है। कार्य पूर्ति उपरांत वे उन्हें दिए गए पैमानों से अपने निबंध की तुलना और सत्यापित करने के लिए कहती है। वह किस आकलन का विधि का प्रयोग कर रही है, तो ए है इसमें सह आयु वर्ग पीयर मापन, बी है स्व मापन, सी है पोर्टफोलियो मापन एंड डी है समूह आकलन। तो वो जो आकलन किस आकलन विधि का प्रयोग कर रही है, तो वो कर रही है स्व मापन का, क्योंकि पैमाना अपने निबंध की तुलना में सत्यापित करने के लिए कहती है, तो वो स्व मापन का प्रयोग कर रही है। ओके, आकलन विधि का प्रयोग कर रही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।